Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PAS Education System, largest institute for your online preparations. PAS Education System is largest online institute for your online entry test preparations. Dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास पेपर के एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन। और ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट होने जा रहा है 2025 के लिए, उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो डिज़ाइन करते हैं, वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप लोगों का ये एंट्री टेस्ट क्लियर हो सके 2025 का। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स टारगेट क्या है, हमेशा कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी ज़िंदगी में याद रखिएगा, तो एक टारगेट सेट करके किया करते हैं ताकि आप लोग कंसिस्टेंट भी रह सकें और उसके बाद आपका जो काम है उसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो टारगेट हमारा क्या है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आना है इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा आप लोगों के टॉप 20 मेरिट नंबर के अंदर नाम आएगा और आप लोगों ने ज़रूर बताना है फिर इंशाल्लाह। तो फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियो है। और हमारा टारगेट क्या है, जीके का स्कॉलरशिप लेना, यानी गुलाम इसहाक खान जैसा जो इंस्टीट्यूट है उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना। तो वो कब पढ़ सकते हैं, जब हम ये अच्छे तरीके से अपना एंट्री टेस्ट कवर करेंगे। और डियर स्टूडेंट, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और एक अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के टेस्ट की मुकम्मल एक प्रॉपर लेआउट के अंदर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम का हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आप लोग बिल्कुल एक प्रॉपर रूटीन में आ जाओगे और आपको 100% गारंटी के साथ इसकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। जिस तरह पहले सालों में हम अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में भी आ रहे हैं और स्कॉलरशिप पे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अगर तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोगों ने जीके का टेस्ट ना सिर्फ सिंपल तरीके से क्लियर करना है बल्कि उसमें आप लोगों ने स्कॉलरशिप भी लेनी है, देन आप लोग ये प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर लें, बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आपको जीके एंट्री टेस्ट की 100% तैयारी करवाई जाएगी, ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोगों को यूईटी के ई कैट की भी तैयारी करवाई जाएगी, नस्ट के एनईटी 2 हो रहा है फेब के एंड पे, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा एमडी कैट है, फास्ट का टेस्ट है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आईबीए है, लम्स का एसएटी है, हबीब यूनिवर्सिटी है जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट है, उसके अलावा आप लोगों की मेहरान यूनिवर्सिटी है, कॉम सेट्स है, एनईडी है, जीकी है। तो ये तमाम प्यास यूनिवर्सिटी है, पीयूसीआईटी है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को हमारे एक प्रीमियम सेशन में मिलेगी। अब डीएस स्टूडेंट, ये जो प्रीमियम सेशन है इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अवेल कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अब ये नंबर को नोट कर लें, 0304066600। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें। इस नंबर को अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, 0304066600। व्हाट्सएप करें, आपको तमाम डिटेल्स भेजी जाएंगी आफ्टर कंफर्मेशन। उसके बाद हमारे सेशन में इनरोलमेंट लें और इनरोलमेंट आपको कितने में मिलेगी, जस्ट 6000 के अंदर। एंड दिस 6000 यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम। आपको वन टाइम पे करना, बार बार ये आप लोगों को पे नहीं करना है। एक दफ़ा आप लोगों ने 6000 पे किया, आपको क्या कुछ मिलेगा ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। एक स्टूडेंट ने अभी आज की डेट में इनरोलमेंट करवाई तो विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। अब उस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट्स के, फिज़िक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, इन तमाम का रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। अगर आप लोगों का केमिस्ट्री भी है किसी एंट्री टेस्ट में, तो फिज़िक्स, मैथ है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बेसिक मैथ है, एनालिटिकल है, वर्बल एबिलिटीज़, तो तमाम का रिकॉर्डेड सेशन विद इन 1 आवर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे ही आपने एनरोलमेंट ली। सेकेंडली, आप लोगों को हमारी लाइव एक्सेस मिलेगी। अब लाइव एक्सेस में क्या कुछ मिलेगा, लाइव एक्सेस के अंदर आपको 3 फेजेस की लाइव एक्सेस मिलेगी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में पूरा सिलेबस आपका लाइव कवर करवाया जाएगा, डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, यानी पूरा हफ्ता हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, यानी पूरा हफ्ता हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, 6 डेज अ वीक हमारी क्लासेस होती हैं। और एक दिन आप लोगों का टेस्ट हो जाता है, सैटरडे को टेस्ट होता है। डेली बेसिस पर हमारी हमारी 7:30 टू 10:30 तक क्लासेस होती हैं। 7:30 टू 10:30 रात में हमारी क्लासेस होती हैं जब आप कॉलेज से, अकेडमीज के कामों से फ्री हो जाते हैं। और 6 दिन हमारी ये लाइव क्लासेस चलेंगी तमाम सब्जेक्ट्स की।
जाएगी और एक दिन हमारा टेस्ट होता है। तो इस तरह आप लोगों का डेली बेस पे टॉपिक वाइज लेक्चर पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको बंदा पढ़ाएगा। जैसे ही आप लोगों का 2 महीने में सिलेबस ख़त्म होगा, उसके बाद फेज़ 2 में आपकी रिवीजन करवाई जाएगी। आप लोगों की मल्टीपल टाइम उसी सिलेबस की बार बार रिवीजन करवाई जाती है। फेज़ 3 में आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज है, क्वार्टर बुक है, हाफ बुक है, फुल बुक है, इन तमाम आप लोगों के सिलेबस के टेस्ट लिए जाएंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि फेज़ 1 में आप लोगों का टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। जैसे ही टॉपिक वाइज करते करते आप लोगों का एक चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो चैप्टर के एंड पे भी एक टेस्ट लिया जाएगा और आपको वर्कशीट भी भेजी जाएगी। फिर उस टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। So make sure you have subscribed YouTube channel and you have subscribed this ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। इस प्रीमियम सेशन को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। कैसे सब्सक्राइब करेंगे? इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे एंड इन जस्ट 6,000 यू कैन गेट दीज ऑल फीचर्स। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जीके इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। जो जीके इंस्टीट्यूट है उसके फिज़िक्स के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ आपको डिस्कस करवाऊंगा। फिजिक्स पास्ट पेपर एमसीक्यूज। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करूँगा, आप लोगों को एमसीक्यूज ओरिजिनल उसके करवाता जाता हूँ, साथ साथ उसकी थ्योरी भी पढ़ाता जाऊँगा, उसके तमाम लॉजिक्स भी बताता जाऊँगा। जैसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक आया हुआ था कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल। पेयर ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी हमसे ये पूछा गया था कि आपको आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं। सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरा असल में गला ख़राब है तो इस वजह से मेरी वॉइस जो है वो ऐसे प्रॉपर मैं नहीं इस तरह वो बोल पा रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ पे आप ज़रा एडजस्ट कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह आई विल बी रिकवर सून, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, ऑप्शन ए था हमारे पास कि ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप। और दूसरा साथ वेक्टर बी दिया हुआ था मेरे भाइयों, बी इज इक्वल टू दैट वाज आई कैप माइनस 5 जे कैप। ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन हमारे पास था ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक है। और बी वेक्टर में दिया गया था 2 i कैप माइनस 5 का जे कैप। सी ऑप्शन हमारे पास था ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 5 जे कैप। और बी हमारे पास वेक्टर था आई कैप माइनस 10 जे कैप। और एक डेल्टा ऑप्शन हमारे पास था, दैट वाज ए वेक्टर इज आई कैप माइनस 5 जे कैप। और बी वेक्टर हमारे पास था 2 i कैप माइनस 10 जे कैप। अब यहाँ पे मेरे भाइयों बहनों याद रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर ना एक की वर्ड भी छुपा होता है। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक छुपी होती है एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड दैट पर्टिकुलर लॉजिक। वो की वर्ड को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है या वो लॉजिक क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर आर पैरेलल, के वेक्टर्स पैरेलल हैं। और कौन से वेक्टर? जो पेयर है, यानी एक वेक्टर की बात नहीं हो रही, दो वेक्टर्स हैं डेफिनेटली, तभी डिफाइन होगा कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो इसके लिए शॉर्टकट ये होता है, आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इसको चेक करने का ये शॉर्टकट होता है कि आप लोगों ने देखना है यहाँ पे क्या कुछ बोला। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि ए एक्स अपॉन में बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में बी वाई, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ तो ए एक्स और ए वाई कहाँ से आए? ए वेक्टर से आए। बी एक्स और बी वाई कहाँ से आए? बी वेक्टर से आए। यानी ए वेक्टर किस में स्प्लिट हो गया? ए एक्स प्लस ए वाई के अंदर, एज यू नो। और बी वेक्टर किस में स्प्लिट कर लिया? बी एक्स प्लस बी वाई में। अब याद रख लो, अगर आप लोगों को चेक करना हो दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं, तो उनकी ये रेशो निकालो। अगर तो सेम है तो वो पैरेलल, अगर नहीं सेम है तो वो कुछ और हो सकते हैं, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, बट दे कैन नेवर बी पैरेलल। वो पैरेलल नहीं हो सकते। लेट्स चेक। अब यहाँ पे आई कैप 1/1, तो 1/1 आ गया, कोई मसले की बात नहीं है। तो 1 रेशो। अब ये ए वाई है, ये क्या है? ये ए एक्स था, अब ये ए वाई है। इसी तरह ये ए एक्स, ये बी एक्स होगा
और ये बी वाई होगा। तो ए एक्स अपॉन बी एक्स तो 1 आ गया। अब ए वाई अपॉन बी वाई कितना निकलेगा? 2/5, दैट विल बी 2/5। क्या इन दोनों की रेशियो सेम आई? नहीं, तो ये हमारे पास पैरेलल नहीं। अब इस पे आ जाओ, 1/2, कोई मसले की बात नहीं है, बन सकता है 1/2। अब आगे भी 1/2 होना चाहिए ना, इक्वल टू 10/5, तो ये 2/1 हो जाएगा ना। तो ये 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, सो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है हमारे पास, I/I, यानी 1/1, और 5/10 1/2 हो गया। तो 1 रेशो, यानी आई और आई को करें तो 1/1, 1 आ गया रेशो। 5/10 करें तो 1/2 है। तो 1/1/2, क्या ये दोनों इक्वल है? नेवर। तो ये भी नहीं है। अब डेल्टा ऑप्शन ज़रा चेक करो, एक तो ये भी समझ में आता है तीनों निकल गए हैं, तो डेल्टा ऑप्शन ही ठीक होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन पे पहुंचने के बड़े वेज होते हैं। हमेशा एंट्री टेस्ट के अंदर एक स्टूडेंट मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो हमेशा इस माइंड सेटअप से जा रहे होते हैं कि हमने राइट आंसर निकाल के क्वेश्चन को ठीक करना है। अरे भैयो, याद रखो, आप लोग ये माइंड अपना 360 बना के जाया करो कि एक ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, 90% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका राइट आंसर निकाल के आप करेंगे, और एक एलिमिनेशन मेथड होगा कि निकालते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। ये भी नहीं हो सकता, यानी जो गलत है उनको निकालते जाओ, ठीक वैसे ही सामने आ जाएगा। तो याद रखो, ये तमाम टेक्निक्स आपको समझ के जाना पड़ती हैं, उसके बाद आप एंट्री टेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। अब जैसे यहाँ पे 1/1 कितना, 1/2, सॉरी, कितना आ गया? 1/2 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 5/10, तो ये भी 1/2। तो देखो 1/2 इक्वल टू 1/2, सो इन दोनों का रेशियो सेम निकला, सो राइट आंसर विल बी डेल्टा ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन होगा। बाई मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारे पास और क्वेश्चन आया हुआ था इसी तरह वेक्टर्स के रिलेटेड, कि इफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वाज कि इफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, and you know that a cross b is never equal to b cross a, because a cross b is equal to minus b cross a है। ठीक है, उसने क्या दी? सेम है। तो देन बताओ, देन एंगल between एंगल between वेक्टर ए एंड बी विल बी, कि भाई अगर ये दोनों सेम है तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा? ऑप्शन है आपके पास पाई, बी ऑप्शन है आपके पास पाई/3 यानी 60 डिग्रीज, सी ऑप्शन है पाई/2 यानी 90 डिग्रीज, और डेल्टा ऑप्शन है पाई/4 लाइक 45 डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात को याद रखना है कि हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, into sine of theta n cap. N cap is position vector, and you know that a cross b, if you are going to multiply two vectors and you are getting a vector quantity as a result, that will be called a vector product. और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना, उसका आंसर, ये जो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर निकला है, ये जो आपके पास तीसरा वेक्टर निकला है, ये वेक्टर पूरे का पूरा, क्योंकि आपने क्या बोला, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और आपके पास आंसर भी वेक्टर आया। तो ये जो तीसरा वेक्टर आया ना, ये पहले वाले वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है, दूसरे वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो याद रख लो। अब ए क्रॉस बी तो इसके इक्वल आ गया, और जो हमारे पास बी क्रॉस ए है, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? भाई बी क्रॉस ए हमारे पास आएगा पहले बी का मैग्नीट्यूड, फिर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, और साथ में साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप आएगा। याद रख लो, ये दोनों ना किस पे सेम होते हैं? तो थीटा का वैल्यू होता है या तो 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री, या होता है पाई 180। इन दोनों पे ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं। नोट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किस पे सेम आएंगे? एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो तो है नहीं, तो राइट ऑप्शन विल बी ओनली एल्फा ऑप्शन। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसा था कि अगर ये भी मैं वेक्टर वाले चैप्टर में से लूंगा, इफ टू न्यूमेरिकल इफ टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस,
दो न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस हैं, और ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है। एक दफ़ा पी पी वो ली गई थी फोर्सेस, और एक दफ़ा एफ एफ ली गई थी। तो इफ़ टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस पी एंड पी, यानी दो न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस हैं, पी एंड पी एक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ मैग्नीट्यूड पी, यानी उसकी भी मैग्नीट्यूड क्या आ गई, पी आ गई। ठीक है, तो आपने बताना है मुझे एंगल बिटवीन टू ओरिजिनल फोर्सेस, यानी कि इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि भाई आपके पास हुआ क्या, दो आपके पास न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस हैं, पी है और दूसरी भी पी है, और इन दो वो दोनों एक जगह पे एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, और रिजल्टेंट जो आपको हासिल हुआ, रिजल्टेंट भी आपको कितना हासिल हुआ, पी का हासिल हुआ। रिजल्टेंट की वैल्यू भी आपको कितनी हासिल हुई, वो भी आपको पी की हासिल हुआ। तो अब आपने बताना है इन दो ओरिजिनल फोर्सेस में, यानी हमारे पास इस पी और इस पी के दरमियान में एंगल कितना, यानी वो आपको थीटा निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको देखने को मिले थे, वो एक ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री का था, एक ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन 90 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन 120 डिग्री। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्टकट याद रखना है और एक ट्रिक याद रखना है कि अगर हमारे पास ए जो है फोर्स, ए जो वेक्टर है, ये हमारे पास पी है या एफ है। ठीक है, और जो हमारे पास बी है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये भी हमारे पास एफ के इक्वल, यानी न्यूमेरिकली इक्वल आ रही है, इनके मैग्नीट्यूड्स वगैरह सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट को आप निकाल सकते हो बाय द फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ 120 डिग्री। इस तरह आप निकाल सकते हो, तब हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे पास ए और बी ये दोनों इक्वल होंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी ओनली डेल्टा ऑप्शन। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद रखना। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी लॉजिक समझ आई होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए है, बी है एंड सी, तीनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड थी ना, वो 12, 5 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। अब आपको समझ आ गई होगी कि ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है 12 है, बी की 5 है, और सी की 13 है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया था कि देन एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में एंगल कितना था। यहाँ पे ऑप्शन थे आपके पास 0, बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है आपके पास पाई/2, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास पाई/4। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब आप लोग देखें तो हमारे पास अब ये चेक करना कि एंगल इनके दरमियान क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई करना है। जब भी तीन वेक्टर्स आपको दिए हों, उनकी मैग्नीट्यूड दी हो, तो एक दफ़ा प्रूफ करने के लिए, प्रूफ के तौर पे आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। पाइथागोरस थ्योरम इसका क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट्स गोइंग टू बी ना 13 का स्क्वायर, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है पाइथागोरस लगता है किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है, यानी जिसमें एक एंगल 90 का होता है, एक एंगल 90 का होता है, दोनों बाकी 45 45 के हो जाए। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो तो ए और बी के दरमियान में एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वाई, बिकॉज इन दोनों इन तीनों वेक्टर्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ए बी सी, तो ये पाइथागोरियन थ्योरम इस पे वैलिड है। और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगता है किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसके बाद हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। बाय मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था कि टू आइडेंटिकल
two identical cells, each of EMF 1.5 volt, are connected in parallel, are connected in parallel, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, अक्रॉस पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन किसके? ऑफ टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ईच ऑफ 20 ओम, हर एक की रेजिस्टेंस 20 ओम है। अ वोल्ट मीटर, अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया इन द सर्किट, और वो कितनी वैल्यू मैयर करता है? मैयर करता है 1.2 वोल्ट को, ठीक हो गया। आपने बताना है द इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेटेड है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ऑफ ईच सेल यानी हर एक सेल की हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ पे आपको मैं एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ कि एक चीज ये देखी गई है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक होता है ना, बच्चे उसमें एमसीक्यूज बड़े गलत कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही इजी वे बताऊंगा। 4 ओहम, और सी ऑप्शन था हमारे पास 5 ओहम, और डेल्टा ऑप्शन था हमारे पास 10 ओहम। अच्छा, अब याद रखिएगा कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, हर एक सेल की भी ना एक रेजिस्टेंस है, हर एक जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी भी एक रेजिस्टेंस होती है कि वो करंट को रेजिस्ट करेगा। दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से किया जाता है। अब यहां से अगर आप देखो ना, तो डायग्राम इसका हमारे पास क्या बनेगा? इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे इधर इसका ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और ये पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंसेस हमारे पास ना जुड़ी हुई हैं, और दो हमारे पास क्या आ जाते हैं, और ये रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो इनको कितना वोल्टेज दिया गया? इनको वोल्टेज दिया गया, यहाँ पे बैटरी को मैं जोड़ देता हूँ, और वो कितना दिया गया? दैट वाज ऑफ 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात है, एक और भी यहाँ पे पैरेलल के साथ एक बैटरी और भी लगाई गई, ठीक है। पैरेलल में एक यहाँ पे और भी बैटरी को कनेक्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया? एक वोल्ट मीटर को अप्लाई किया गया। तो ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर कितनी रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है? 1.2 वोल्ट का उसने इतना बताया। अब यहाँ पे 20 ओहम, ये भी हमारे पास 20 ओहम का रेजिस्टेंस है, और ये सेल भी 1.5 वोल्ट का है। अब एक दफ़ा मैं आपके सामने इसका रीडिंग करना चाहता हूँ। टू आइडेंटिकल सेल्स हैं बिल्कुल 1.5 के। फिर क्या हो रहा है जी? ईच ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है इसमें से। तो सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ से देखो ना इस पूरे सर्किट के अंदर, तो आपको क्या नज़र आएगा कि भाई यहाँ पे वोल्टेज तो सेम पहुँचेगा, पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे पास क्या होगा? सेम पहुँचेगा। तो इधर भी हमारे पास करंट आई होगा, और इधर भी करंट आई होगा हमारे पास। और वो आई करंट हम कैसे निकाल सकते हैं? आई वी इज इक्वल आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो एक साइड पे भी कितना पहुँचेगा? 1.2, वी अपॉन आर है ना, अपॉन में 20। भाई नीचे वाले की बात करो, उस पर भी कितना होगा? आई इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 20। करंट तो सेम ही होगा, बिकॉज v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर है, तो आई किसके इक्वल आएगा? v अपॉन आर। तो वोल्टेज भी सेम है 1.5 का, वोल्टेज भी सेम है हमारे पास 1.5, सॉरी यहाँ पे नॉट 1 यहाँ पे हमारे पास कितना है? 1 जो वोल्टेज है वो हमारे पास 1.2 का सेम पहुंचेगा ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे वोल्टेज 1.2 का सेम पहुंचेगा, और रेजिस्टेंस हमारे पास 20 है, तो आई तो वी अपॉन आर बनेगा। अब यहाँ पे अगली बात चेक करें, यहाँ पे अब हमने निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस। उसका क्या फार्मूला हमारे पास बनेगा? एक हमारे पास रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे,
और यहाँ पे अगर आप वी वोल्टेज जो हमारे पास वोल्ट मीटर पे है वो 1.2 है, और ईएमएफ हमारे पास हर सेल की कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ 1.5। तो ये 1.5 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 1.5 आ गया, माइनस आई हमारे पास करंट कितना होगा, दैट विल बी 1.2/20, और ये साथ आर को निकाल लेंगे, साथ आर को इजीली हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारे पास ये कितना बनेगा, दैट विल बी 1.2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ अपॉन में 10, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा 15/10, और ये हमारे पास माइनस कितना बनेगा 12/200। ये मैंने पॉइंट को ख़त्म किया और साथ में मैंने आर को जोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 200। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 20 को 15 से कर लें, यानी 20 × 15, और माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी 12 आर। अब ये इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 12/10 इधर था, अब 200 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें 12 के साथ। तो ये देखें 12 × 200, 12 × 200 अपॉन में 10 आर है, और उसके बाद इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 20 × 15 -12 आर। अब ये देखें, अब ये 12 आर इधर आके प्लस आप कर देंगे, ये इधर आके प्लस कर देंगे, तो 12 आर इधर प्लस हो गया, और ये 20 × 15 है, ऐसे ही है। और यहाँ पे ये हमारे पास जब ये इधर आके प्लस हुआ और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 12 × 200 अपॉन में 10 हो जाएगा, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास 12 आर इक्वल टू 20 × 15, 20 × 15 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है, ये 200 था ना, तो 20 × 12, तो यहाँ पे 12 × 20 है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 20 और हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 15 को, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 20 × 15, 0 10 आ गया, यहाँ पे 1012, तो ये हमारे पास 300 बनेगा। तो यहाँ पे बना 300, माइनस यहाँ पे 20 × 12 करते हैं, 0 4 और 10 और 12, तो ये हमारे पास 240 बना, यहाँ पे 240 बन गया। अब ये इक्वल टू 12 आर है, तो आर का वैल्यू हमारे पास इधर क्या बचेगा 60/12, तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी 5। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, दैट विल बी 5 ओहम। अब ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पे कैलकुलेशंस देखने वाली हैं। सिंपल इज दैट मेरे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हमारे पास दो ईएमएफ हैं जिनका कितना है ईएमएफ, वो है हमारे पास 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, और ये दो रेजिस्टेंसेस से जुड़े हैं जो कि 20 ओहम के हैं। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, तो मैंने सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करवाऊंगा कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस फार्मूले को याद रख लो। यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग पुट हुई, ई एम एफ 1.5 है, आई कैसे निकाला, वो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, वी वोल्टेज कितना आ रहा है 1.2 का, और रेजिस्टेंस 20 की, तो करंट तो हमारे पास 1.2 अपॉन में 20 आ गया ना। अच्छा, अब इसमें ना और भी वेज है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब मैं इस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेता होता हूँ, जैसे ये 12 नीचे 200 है, इसको मैं पहले ही डिवाइड करके लिख लूंगा, शॉर्ट बना लूंगा ताकि इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन जाए ना। तो ये प्रॉपर एक बेसिक लेवल की कैलकुलेशन इसलिए करवा रहा होता हूँ क्योंकि बच्चे ना फिर बाद में कहते हैं सर आप तो कर रहे हो इतना, हमसे ऐसे नहीं होता, हम तो बिल्कुल ऐसे टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो थिंग इज कि आप इस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो व्हेन आप यू आर एक्चुअली बूस्टेड अपना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया, देन आप शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन की तरफ भी जा सकते हो। तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इसका एक और भी वे होता है, लेंथी वे पड़ जाता है, ये शॉर्टेस्ट वे है, डायरेक्ट यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाता है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे एक तसल्ली के लिए चीज़ बताना चाहता हूँ, तो मेरे भाइयों बहनों, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछी जाए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए स्मॉल आर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे देखो, तो जो ईएमएफ है वो ज़्यादा है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम, क्योंकि सर्किट से करंट, जो बैटरी से करंट है सर्किट को दिया जा रहा है, बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज, तो तब ये रिलेशन यूज होता है। ठीक है, और यहाँ से आप आर को सेपरेट कर सकते हो। आर को कैसे सेपरेट कर सकते हो, ये देखो, ये V माइनस
ये पूरा आई आर इधर आके प्लस हो गया और ये उधर जाके माइनस हो गया। तो ये पूरा क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जैसे ये हमारे पास आई आर इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आई आर पॉजिटिव का, ई ऑलरेडी था, वी इधर आके माइनस हो गया, और आई किसके, आर किसके इक्वल आ जाएगा, ई माइनस वी अपॉन आई के। अब यहाँ पे भी तो वैल्यूज पुट कर सकते थे। ईएमएफ हमारे पास कितना था, 1.5 का, माइनस वोल्ट मीटर कितना था, वोल्टेज इसकी 1.2 था, और आई हमारे पास कितना था, 1.2 अपॉन 20 ओम का था। तो ये देखो 1.5 में से ये निकालोगे तो 0.3 बचेगा ऊपर, ऐसे ही है। और बटे का बटा किधर चला गया, ऊपर 20, और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास 1.2 बचा। तो इसका एक ज़ीरो इधर और इसका एक ज़ीरो ऊपर लग जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल होगा। तो 3 × 20 दैट विल बी 60/12। तो ये कितना आएगा, 5। तो इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हो। मीन्स टू से कि ये जब आप फॉर्मूले का पता चल जाएगा, इसको जैसे मर्जी है घुमाओ। भाई आप लोगों की आदत ऐसे बनी हुई है, ऐसे कैलकुलेशन कर लो। अब मैं क्यों बच्चों को फोर्स करूं कि आप इसी तरह करो। देखो मेरे भाइयों बहनों, मुझे अब ये इजी लग रहा है, इस तरह मैं, मेरी स्पीड ज़्यादा है। अब एक बच्चे की नॉर्मली स्पीड ज़्यादा बनी हुई है, वो इस चक्कर में पड़ेगा तो वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो अक्सर ना मैं ये भी चीज़ देखता हूँ कि आप शॉर्टकट की तरफ जाओ, लेकिन शॉर्टकट में भी वो वाला रास्ता अडॉप्ट करो जिससे आपकी स्पीड, आपका हाथ बैठा हो उधर, आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे मैं अच्छी खासी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो एंट्री टेस्ट में ना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जीके के अंदर एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन डिफरेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जीके ने ऐसे बड़ा आसान से एक मजाक किया होगा। उसने ऑप्शन जैसे दिए थे वो जरा देखो, वेव नंबर एंड रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। क्या ये, उसके बाद स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सी ऑप्शन था हमारे पास कोएर्सिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज, और डेल्टा ऑप्शन था हमारे पास स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। तो इन दोनों का नाम सुनते ही ना मेरे माइंड में इनके फार्मूलाज आए। अब याद रखिएगा, हमारे पास एक है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या है, बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट है सी अपॉन एम डेल्टा टी। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज, जो लेटेंट हीट है, ये हमारे पास है क्यू अपॉन में एम। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस डेल्टा टी का नहीं आया, आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों की ही डायमेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अदरवाइज स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम यूनिट एज स्ट्रेस, तो ये भी सेम होगा। वेव नंबर भी पर मीटर L-1, और रेडबर्ग भी, रेडबर्ग भी हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं पर यूनिट लेंथ, ये भी L-1 है। तो इनके भी सेम सेम है, वेव नंबर, रेडबर्ग, स्ट्रेस, कोएर्सिविटी, मैग्नेटाइजेशन भी सेम सेम है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, ये स्पेसिफिक हीट का रिलेशन है सी अपॉन एम डेल्टा टी, और लेटेंट हीट ऑफ का है, जो स्पेसिफिक हीट का, सॉरी दैट विल बी सी, और ये होगा एम डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम डेल्टा टी हो जाएगा ना, स्पेसिफिक हीट। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो क्यू होगा। तो मीन्स टू से यहाँ पे आपको एक मैं डिफरेंस शो करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा टी का डिफरेंस आ जाता है, तो इन दोनों की डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब वो हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर से। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, एक प्रोजेक्टाइल को
प्रोजेक्ट किया गया विद हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड की, इफ द रेंज ऑफ इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है दैट इज 75 मीटर, ठीक है। देन फाइंड आउट देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालना है हमने। बड़ा एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ था जीके के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो इसके कुछ ऑप्शन थे ना, वो हमारे पास इसके ऑप्शन थे थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आर अपॉन 20, बीटा ऑप्शन था थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स आर अपॉन 20t, सी ऑप्शन था हमारे पास दैट वाज थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स आर अपॉन 20t², और डेल्टा ऑप्शन था थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स RT² अपॉन 20। तो यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे मैं ना इस क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ूंगा। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितनी वेलोसिटी के साथ, 25 के साथ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसको कितनी दी गई, दैट वाज 25 मीटर पर सेकंड। फिर वो किधर पहुंचा, फिर वो पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे आके क्या हो गया, उसके जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो, ओवरऑल वेलोसिटी मिनिमम। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 75, अब रेंज किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं। रेंज उसकी कितनी है, दैट इज 75 मीटर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को निकालना है। तो यहाँ पे ना आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास उसकी वेलोसिटी है वो 25 सेंटीमीटर उसने दे दी हुई है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और हमारे पास अगर हम बात करें वो क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 75 देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सिंपल एक रिलेशन से आप इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रेंज का रिलेशन यूज़ करो टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो उससे तो काम नहीं चलने वाला। कैसे? अब हमारे पास जो अगर हम बात करें उसकी जो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर, जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो 25 सेंटीमीटर है। तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कब होगी, मैक्सिमम हाइट पे जाके। स्टार्ट में उसको वेलोसिटी कितनी दी गई, वो उसको 25 दी गई। अब जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ केस ऐसा बन रहा है? ज़रा सोचिएगा, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, जब फेंका गया तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कह रहा है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किधर बनेगी, मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ऐसी ही है, क्योंकि स्टार्ट में तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल भी। और ये कितनी है, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड के 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम हाइट पे बनता है, और मैक्सिमम हाइट पे जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाफ होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2 VI sin θ अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 VI sin θ अपॉन जी। लेकिन अब मैक्सिमम हाइट पे क्या बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट विल बी VI sin θ अपॉन में जी। और आपको नहीं लगता है कि अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मैक्सिमम हाइट पे, इसको मैक्स एच लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास से 25 sin ऑफ θ अपॉन में जी। समझ आ गई आपको? ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लिया। हाफ क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनेगी। अब हमारे पास रेंज का रिलेशन क्या होता है, दैट इज VI² sin 2θ अपॉन में जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेंज तो हमारे पास गिवन है, बिल्कुल रेंज तो गिवन है। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। अब इस रेंज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VI², VI कितना है, 25 है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट बना वो कितना बना, 25 sin θ अपॉन में जी। इसको इक्वेशन 1 बना लो आप,
इसको इक्वेशन 1 बना लो। और यहाँ पे अगर हम बात करें आर इज इक्वल रेंज में वी आई स्केयर है ना, और वी आई कितना है 25 है, तो इसको मैं लिख सकता 25 वी आई स्केयर है ना 25 मल्टीप्लाई बाई 25, एक ही बात है। अगर साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता 2 sin थीटा कोसाइन थीटा अपॉन में क्या आ गया जी आ गया। अब चेक करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास बन गया 25 का स्केयर यानी 25 × 25 बन गया। ये तो एज इट इज़ हमारे पास 25 × 25 है। अब मल्टीप्लाई बाई, आगे मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या आ गया, दैट इज, ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आगे वैल्यू आ जाती है, किसकी आ जाती है, दैट इज साइन थीटा। और साइन थीटा की यहां से मैं निकाल सकता हूं GT/25, बिल्कुल। तो इस साइन थीटा की जगह पे डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, इस साइन थीटा की जगह से ये वाली साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन सकता है, यहां से साइन थीटा निकलेगा GT/25, GT/25 बनेगा। तो इस साइन थीटा की जगह मैंने लिख लिया, दैट विल बी GT, स्मॉल में टी लिखे या कैपिटल में एक ही बात है, अपॉन में 25। ठीक है, मल्टीप्लाई भाई आगे क्या आ रहा है, कोसाइन ऑफ थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया आगे, कोसाइन ऑफ थीटा एज इट इज लिख लिया। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बना यहाँ पे, ऐसे ही है। और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, जी एज इट इज आ रहा था, तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे याद रखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बन गया, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, दैट विल बी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा रेंज है ना, तो रेंज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 50t कोसाइन ऑफ थीटा के इक्वल आ गया। इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, 2 को 1 पे करो, यानी ये 2 ऊपर रखो और 1 नीचे रखो, डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 1 को करो या 1 2 को करो, और एंड पे आंसर को उल्टा कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास ऊपर हमने किसको रखा, 50t कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन में, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 25 sin थीटा अपॉन जी, 25 sin थीटा, साइन थीटा, 25 sin थीटा अपॉन में जी आ गया। तो ये हमने एज इट इज कर ली, अपॉन में जी आ गया। तो कोसाइन अपॉन साइन हमारे पास क्या बनता है, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, दैट विल बी, अगर इसको हम बात करें तो ये हमारे पास, अगर आप इसको ऊपर रख लो, इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, तो फिर क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा बनेगा। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू GT/25 मल्टीप्लाई बाई 50t/r, ये हमारे पास कुछ बनेगा। अब इसको उल्टा कर लो, क्यों बोला, क्योंकि आपके पास आंसर कॉट में दिया हुआ है, और यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू, इस सारे फैक्टर को उल्टा कर लो, तो ये हमारे पास को टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट में GT 50t ऊपर आ रहा है, लेकिन इसको आप नीचे की तरफ कर लो, ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट इनवर्स R/20 टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। और ये हमें कहाँ पे दिखा, ये हमें दिखा इन ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास है, थीटा इज इक्वल कोटेंजेंट इनवर्स R/20 स्क्वायर। अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन की लॉजिक बड़ी इजी सी है, कि आपके पास स्टार्टिंग जो वेलोसिटी आपको दी गई थी ना, वो हमें कैसे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया ये 25 है, अब हमें कैसे पता चला कि ये आप मैक्सिमम हाइट वाली वेलोसिटी है, क्योंकि उसने बोला है कि इसकी वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। हॉरिजॉन्टली कब प्रोजेक्ट किया जाएगा, टॉप से मैक्सिमम हाइट से किया जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, वो हाफ हो गया, 2 VI sin θ/g होता है, तो ये VI sin θ/g हो गया। रेंज हमारे पास ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला इक्वेशन 1 बना लेना है, रेंज वाली इक्वेशन 2 बना लेनी है, और इन दोनों को डिवाइड करना, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे इसके ऑप्शंस वगैरह देख लेते हैं। इसके हमारे पास कुछ ऑप्शन थे इस तरह के, ऑप्शन नंबर ए था हमारे पास पैराबोला, ऑप्शन बी हमारे पास था दैट वाज सर्कल,
ऑप्शन सी हमारे पास था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास था हाइपरबोला। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। और उसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपके पास हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रहा है। तो तब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आपकी स्पीड भी क्या हो सकती? कांस्टेंट बिल्कुल होती, कांस्टेंट है यूनिफॉर्म में। लेकिन क्या पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट होता है? पोजीशन वेक्टर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसका पोजीशन वेक्टर तो हर लम्हा चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बात की गई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसी तरह अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात करता तो ये स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वल होनी थी। और ये एक्सेलरेशन स्ट्रेट क्यों होना था? क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेट। यानी जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो वो क्वांटिटीज यूनिफॉर्म होंगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या यूनिफॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट along a semicircle along a semicircle of radius r, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, दैट विल बी। ऑप्शन है आपके पास 2 पाई, ऑप्शन बी आपके पास पाई/2, ऑप्शन सी आपके पास पाई, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, हमारे पास क्या पूछा गया? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एस अपॉन डी पूछा गया। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? किसका? लॉन्ग सेमी सर्कल। भाई अगर तो पूरा सर्कल हो, उसका डिस्टेंस क्या होता है? उसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास 2 पाई r होता है। ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर, तो भाई डायमीटर हमारे पास कितना होता है? डायमीटर तो 2 r होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है। ऐसे ही है ना, डायमीटर तो 2 टाइम ऑफ r होगा। तो सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो इतने सर्कल की बात हो रही है। इतने सर्कल में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतने सर्कल में। तो भाई सेमी सर्कल में, ये तो ऊपर वाला, तो पूरे सर्कल का है 2 पाई r। तो सेमी सर्कल में जो सरकमफेरेंस होगा वो डिस्टेंस होगा, और वो कितना होता है? यानी सरकमफेरेंस डिस्टेंस को बोलते हैं, और वो पाई r होगा। वाई नॉट 2 पाई r? 2 पाई r तो पूरे सर्कल का, यहाँ पे बात सेमी सर्कल की हो रही है। तो डिस्टेंस पाई r है। लेकिन यहाँ पे डायमीटर कितना होगा? देख लो, ये r और ये वाला r। डायमीटर तो हमारे पास 2 टाइम ऑफ रेडियस से होगा। अब इन दोनों की रेशियो, डिस्टेंस कितना पुट करेंगे? पाई r, और डायमीटर कितना? 2 r। तो ये चेक करो, r से कैंसिल हुआ तो पाई/2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन, दैट इज पाई/2। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग चेंजेस, कौन सी चीज चेंज होगी व्हेन पार्टिकल या व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ऊपर भी आपको ये चीज़ बता रहा था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? स्पीड भी कांस्टेंट होगी, और इसके अलावा जो उसकी डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? सेम हो। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देखो, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, चेंज क्या होगा? ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, और ऑप्शन डी है पोजीशन वेक्टर। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है
तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी ना, तो स्पीड तो चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? ये भी नहीं सेंस है। तो भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। चेंज होगा नहीं, फिक्स होगा, कांस्टेंट है। तो क्या ये चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन नहीं। पोजीशन वेक्टर चेंज होगा? यस चेंज होगा। क्यों? बॉडी भाई मूव कर रही है ना, ए पॉइंट से बी, और फिर बी से सी की तरफ मूव करेगी, और सी से डी की तरफ, तो हर लम्हा उसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है। तो इसलिए व्हेन एवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वी आर श्योर its speed will be constant, its direction will be same, but its position vector must be changed, उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा चेंज हो रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर एमसीक्यूज दैट वी डिस्कस। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन मैंने अंदर आपसे कुछ एडवांस के भी डिस्कस किए हैं, इस तरह के भी एक दो क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोगों ने याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चंस की भी लॉजिक बना लेनी है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा। इस इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही आपके लिए तमाम मैं चीज़ें लेके आता रहूँगा, हम आपके लिए तमाम चीज़ें लेके आते रहेंगे। अब जीके के पास पेपर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसी तरह फिजिक्स के हैं, इसी तरह इसी चैनल पे आपको मैथ के भी मिलेंगे जीके के, इसी तरह इसी चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश के भी मिलेंगे। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम को लाजमी तौर पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आप लोग अगर एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो ना, तो इस नंबर को आप लोग अभी नोट कर लें, और इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके आपकी सीट को रिजर्व कर लिया जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको रिजल्ट की बात बताऊं ना, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के काफ़ी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे, अभी हमने एक एनालिसिस किया था, आपको मज़े की बात बताऊं, 70 to 75% हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, जैसे हमारे साल 2024 के अंदर ना, हमारे 5,000 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में गए। जैसे नस्ट में 1,000 गया, यूईटी में 1400-1500 के करीब गया, फास्ट में 600 के करीब गया, जीके के अंदर 200-250 के करीब स्टूडेंट गए, प्यास के अंदर इस तरह 200-250 के करीब गए। तो इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस गए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तमाम स्टूडेंट गए हैं, वो 70 to 75% ऐसे स्टूडेंट हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हर स्टूडेंट की स्कॉलरशिप 75% लगी है, नो, आई एम सेइंग कि हमारे 5,000 बच्चों में से जो 75% है, यानी 75% ऑफ 5,000 निकाल लो, 75% ऑफ 5,000, तो इतने हमारे बच्चे हैं, इतने हमारे बच्चे हैं, 75 into 50, यानी इतने हमारे बच्चे हैं जो कि गए हैं, यानी 3,750। ये वो बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, यानी 5,000 में से 3,750 ऐसे बच्चे हैं जो कि किस पे पढ़ रहे हैं? स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। अब देखो, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा 75% बच्चे हमारे, 75% बच्चे हमारे किस पे पढ़ रहे हैं? स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अगर इन बच्चों में अपना नाम रखना चाहते हो, आप भी स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हो, नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी है, जीकी जैसी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको जस्ट तैयारी नहीं करवाई जाएगी, यहाँ पे आपको 100% गारंटी के साथ आप लोगों को तैयारी भी करवाई जाएगी, और आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी, और सिलेक्शन के बाद वाला काम भी होगा कि स्कॉलरशिप भी लगेगा। ऐसा नहीं है सिंपल बस तैयारी करवा दी, नो, आपको 100% तैयारी करवाई जाएगी, 100% इंशाल्लाह 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 ताला आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी, और 100% स्कॉलरशिप भी लगेगा। ये हमारा एम है, ये हमारा एम है, यानी तैयारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, 100% सिलेक्शन भी इंशाल्लाह 100% होगी, पर स्कॉलरशिप लगेगा। इसका सबूत कहाँ पे है? वो ये सबूत है, 70 to 75% हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी इन बच्चों में अपना नाम रखना चाहते हो, तो आपके लिए ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। ये ऊपर भी आपको नंबर शो हो रहा है, और यहाँ पे भी नंबर आपको शो हो रहा है। इस नंबर पे लाजमी तौर पे कांटेक्ट करें, और आप लोगों की फिर इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी, जो भी आप लोगों ने डिज़ायर की हुई है, नस्ट है, यूईटी है, आप लोगों का प्यास है, जीकी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, एनईडी है, सब के अंदर इंशाल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।